अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 14 के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम। ठीक है, तो फ्लक्स के मिनिमम और मैक्सिमम होने के लिए सबसे पहले हमें इसका फार्मूला जो है वो देखना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मीन्स कि हमने डायरेक्शन देखनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एक्सिस में है। और फिर हमने डायरेक्शन देखनी है एरिया वेक्टर की। तो कोई भी कंडक्टिंग लूप जो है वो उसका एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर आप लूप इस तरह से लेते हैं तो मैग्नेटिक इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो अब हमने ये देखना है कि आप इस डायरेक्शन में रखें मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एंगल क्या बनता है। ठीक है, जब आप इस डायरेक्शन में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एंगल जो है वो क्या बनता है। और फिर हमने देखना है कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस डायरेक्शन में रखा तो आपको नज़र आ रहा है कि बी और जो उसका एरिया वेक्टर है उन दोनों के दरमियान थीटा ज़ीरो है। जब थीटा ज़ीरो होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फिर हम लूप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर ऊपर को चला गया, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है तो थीटा 90 हो गया। तो इस केस में फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। सेकंड है, a current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्जेस एट रेस्ट होंगे तो करंट तो होगा ही नहीं। जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं मूविंग चार्ज की तरफ। जो मूविंग चार्ज होते हैं इट मीन्स के मूव कर रहे हैं तो वो करंट होता है। और जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट होता है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये इसकी डायरेक्शन है और ये हम मालूम कर सकते हैं फार्मूले से, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई वाला फार्मूला जो है वो हम इसको इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एम्पियर्स लॉ की मदद से। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है कि ये अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो इस लूप में हम एक्चुअली जो हमारा फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। और ये एल जो होता है ये है इसकी लेंथ, मतलब इसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कल में है ना तो इसका सरकमफ्रेंस वो आ जाता है 2πr। तो b इंटू 2πr, आर जो है वो इसका ये रेडियस है। तो इज इक्वल टू म्यू नोट आई। फिर जब आप इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। थर्ड है, डिस्क्राइब द चार्ज in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I if the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same. The number of turns is double but the length remains the same. तो किसी भी सोलिनाइड के गिर्द जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं एम्पियर्स लॉ की मदद से, तो उसके लिए हम फार्मूला जो है वो ये यूज़ करते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एक्चुअली होता है। तो एन जो होता है स्मॉल एन, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो दो केस हमने लेने हैं, एक में आपने एन को जो है वो 2n कर देना है और एक में जो है वो आपने एल को 2l कर देना है, यानी एक में। तो इस तरह से आपने दो वैल्यूज़ जो है वो मालूम करनी है, एक में बी हाफ हो जाएगा और एक में बी जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था क्वेश्चन कि दोनों पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब नंबर ऑफ टर्न डबल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, जब लेंथ डबल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लें कि अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन कह रहे हैं तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वी की डायरेक्शन ये है। उसके बाद है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जहाँ वो एंटर हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव जेड है। देखिए, अगर हम ये वाई लेते हैं और ये जेड लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव जेड फिर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही होगा ना, ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव जेड ये, तो बी की डायरेक्शन जो है वो ये हो गई। और जाहिर सी बात है कि बी की डायरेक्शन नेगेटिव जेड में हो गई और यहाँ पे वी एक्स जो है वो और बी की डायरेक्शन में 90 का फ़र्क है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली जो है वो ये प्रोजेक्ट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इसके ऊपर ये वाली फोर्स जो है वो लगेगी क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे वी और बी के दरमियान 90 का एंगल है तो फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे मालूम कर सकते हैं, राइट हैंड की मदद से।
तो अपना अंगूठा ऊपर की तरफ रखते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, यानी तो x जो है वो ऐसे z की तरफ जाएगा, तो आपका जो अंगूठा है वो y डायरेक्शन को की तरफ जो है वो ऊपर को थंब इंडिकेट करेगा y डायरेक्शन, यानी ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो चार्ज पार्टिकल जो कि पहले x एक्सिस में मूव कर रहा था वो कभी भी x एक्सिस में मूव नहीं करता रहेगा, बल्कि जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा उसके ऊपर y की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो इस डायरेक्शन में जो है वो टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि जब भी प्रोटॉन जो है वो मूव करता हुआ किसी भी परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो वो इस तरह से जो है वो टर्न करेगा, और उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपने, यानी मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये पॉजिटिव है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये जेड एक्सिस है तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो जब ये इस तरह से इसमें एंटर होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी वाई, तो ये इस तरह से जो है वो टर्न कर जाएगा वाई की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, सपोज यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए भी बताया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑपोजिट फोर्स लगेगी, अगर वो ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर नीचे की तरफ टर्न करेगा, यानी अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे ना तो एक पे अपवर्ड फोर्स लगेगी तो दूसरे के ऊपर डाउनवर्ड। उसके बाद है सपोज अ चार्ज इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v, why is there no work done by the magnetic force that act on a charge। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जब वो वेलोसिटी v के साथ परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो ये है, तो ये तो हमने पहले ही कह दिया कि वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, तो इट मीन्स कि जो फोर्स की वेलोसिटी के साथ रिलेशन बन रही है वो भी परपेंडिकुलर ही है। तो वर्क जो है वो क्या कहता है कि एफ और डी के दरमियान, यानी अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स जो है वो तो परपेंडिकुलरली इसके ऊपर लग रही है, तो दोनों के दरमियान जो थीटा होगा वो 90 होगा, तो जब एफ और डी के दरमियान 90 का एंगल होगा तो वर्क जो है वो क्या होगा, जीरो। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट्स सिंपली आर डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कोई इसका वर्क डन नहीं होता। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो, यानी एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है लेकिन वो स्ट्रेट जो है वो जा रहा है, ठीक है, तो हमने ये बताना है, यानी किसी जगह पे जा रहा है, अभी हमें नहीं पता वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वो स्ट्रेट जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे हो लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा हो, जब वो पैरेलल जा रहा होगा तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, तो तब भी तो वो स्ट्रेट ही जाता रहेगा ना, तब भी वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोजेक्ट नहीं हुआ बल्कि वो पैरेलल जा रहा था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि थीटा जो है वो दोनों के दरमियान जीरो हो। ठीक है, जब फोर्स जीरो होगी तो बी जो है वो भी जीरो हो सकता है, ये भी केस है कि हो सकता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो फिर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा कि थीटा जो है वो 180 हो, तो 180 का क्या मतलब है कि बी जो है वो इस डायरेक्शन में है लेकिन जो मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में थीटा जो है वो 180 होगा, तो तब भी साइन 180 भी जीरो ही होता है। तो एक्चुअली हमने इस फार्मूले के ऊपर फोकस करना है कि ये फार्मूला जो है वो जब हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा तो ही फोर्स लगेगी, तो ये केस भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एंगल बना रहा हो 180, तो तब भी वो स्ट्रेट ही जाता रहेगा, नहीं मुड़ेगा, नहीं डिफ्लेक्ट होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फिफ्थ जो है वो केस है कि परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो फिर क्या होगा कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ई जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, यानी एक चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह के रीजन में मूव कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे। ठीक है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए भी वो जब नेट फोर्स नहीं लगेगी तो तब भी वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। तो ये मुख्तलिफ केसेस हैं कि हम इससे ये जो है वो ज्यूम कर सकते हैं। वाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टर्ब व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। अब जो पिक्चर होती है टीवी स्क्रीन के ऊपर, जैसे हमने ऑसिलोस्कोप में पढ़ा था कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है, यानी चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम से मिलके जो है वो बनती है। ठीक है, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एक पाथ है,
तो जब भी आप मैग्नेट को नज़दीक लेके आएंगे जहाँ पे चार्ज पार्टिकल होंगे, तो चार्ज पार्टिकल तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो परपेंडिकुलरली उनका बन जाता है तो उनके ऊपर तो एक फोर्स अमल करेगी, और वो फोर्स जो है वो क्या होगी, ये वाली फोर्स होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को उसके करीब लेके आते हैं और वो उसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है, ये b है, तो वो तो सीधा नहीं जाएगा, फिर वो तो टर्न कर जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो वो पिक्चर जो है, जो पहले स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल यानी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके एक पिक्चर बन रही थी, वो तो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट थी, जो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन था, या जो भी जिस डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी थी, जब फोर्स लगेगी तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी उनके पाथ को, तो इसलिए पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। यहाँ पे हमारे पास टॉर्क वाला क्वेश्चन है कि अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर टॉर्क अमल कर रहा होता है जिसकी वजह से वो रोटेट कर जाती है। ठीक है, ये आप माइंड में रखें। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या इस तरह से पॉसिबल है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो, हम करंट कैरिंग लूप भी रखें तो वो रोटेट ना करे। तो एक्चुअली हमें टार का बेसिक फार्मूला जो है वो देखना पड़ेगा कि फार्मूला जो है वो टॉर्क का क्या है। तो फार्मूले में हमें आता है कि टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज ऑफ एल्फा। यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है वो उसका एरिया है, और कॉज अल्फा जो है वो एक्चुअली एंगल है जो कॉइल का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा होता है। ठीक है, तो इट मीन्स के हमें देखना पड़ेगा कि अगर अल्फ़ा जो है वो 90 के बराबर हो जाता है, अगर हम कॉइल को इस तरह से प्लेस करें कि अल्फ़ा जो है वो 90 के बराबर हो, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमें फार्मूले पे जाना पड़ेगा, फार्मूले को देखना पड़ेगा कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब कॉइल का जो एक्सिस है वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, उस पर ऊपर टॉर्क अमल नहीं करेगा। How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? ठीक है, तो एक करंट कैरिंग लूप की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कहीं पे है या नहीं है, यानी कोई कमरा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, आप एक करंट कैरिंग लूप की मदद से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया कि हमें पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क अमल करेगा। ठीक है, तो अगर वो टॉर्क उसके ऊपर अमल करता है, जब आप उसको डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जो है वो रखते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी, लेकिन लाजमी बात है कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि टॉर्क उसके ऊपर अमल करे, यानी जो अल्फ़ा है, जो एंगल है जो कॉइल का जो बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो अदर देन 90 होना चाहिए। 90 होगा फिर तो रोटेट ही नहीं करेगा ना। हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। तो किसी भी केमिकल एलिमेंट में जो आइसोटोप होते हैं उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका मेथड एक यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम आइसोटोप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप में हमने यानी ये जब हमने E/M रेशो वाला पढ़ा था, जिसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं, उसके ऊपर फोर्स अमल करती है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो है वो इसमें सारा जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो जब जैसे ही परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं हैविंग सम रेडियस r। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ी थी E/M रेशो में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रेडियस वो बनाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैस के। ठीक है, अगर उनकी वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर हो और दोनों कांस्टेंट हो, ठीक है, वी बी और बी बी यानी चेंज ना हो रहा हो, तो जो रेडियस होता है वो मैस के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मैसिव एलिमेंट होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, जो कम मैस वाला होगा उसका रेडियस कम होगा। तो इस तरह से हम जो आइसोटोप होंगे, क्योंकि उनका मैस नंबर ही डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट मैस नंबर की वजह से उनका जो रेडियस होगा वो डिफरेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने एंटर करवाया तो एक था, लेकिन बाद में दो कर्व जो है वो हमें ये बता रही हैं कि ये इसके अंदर आइसोटोप जो है वो दो मौजूद है। ठीक है, तो इसकी मदद से जो है वो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, what should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so the torque acting
अपॉन द कॉइल इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। अगेन वही कि हमने एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक ऐसे कॉइल। हमने उस कॉइल को किस तरह से इसमें ओरिएंट करना है कि इसके ऊपर टॉर्क लगे, ठीक है। तो इसके लिए टॉर्क का बेसिक फार्मूला जो है वो हमें देखना पड़ेगा, NIBA कॉज अल्फ़ा। तो जब अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम होगा, प्लेन पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, जो कॉइल का प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और जब अल्फ़ा जो है वो 90 होगा तो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर टॉर्क अमल नहीं करेगा। A loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces। तो यहाँ पे भी आपने इसकी जो ओरिएंटेशन है जो बता रहे हैं कि पैरेलल है परपेंडिकुलर, उसके ऊपर आपने गौर करना होता है। क्वेश्चन अगेन वही है, व्हाट हैपन इफ अ डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपन इफ अ अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड, ठीक है। तो एक कॉइल है उसमें डायरेक्ट करंट जो है वो आपको पता है चेंज नहीं होता, यानी जैसे हम बैटरी से लगाते हैं तो जैसे एक तरफ पॉजिटिव जो है वो एक तरफ नेगेटिव होता है, तो ये वाला जो है वो डायरेक्ट करंट है, किसी भी चीज़ में जा रहा है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो हर लम्हा बदल रही होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में तो वो हमें, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम एक वायर को, लूप ऑफ वायर हमारे पास है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो ऐसे सस्पेंड कर देते हैं, और एक दफ़ा जो है वो हम उसमें डायरेक्ट करंट देते हैं, दूसरे दफ़ा हम उसमें यानी अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। तो हमने देखना है कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास टॉर्क इक्वेशन है, टॉ इज इक्वल टू NIBA कॉज अल्फ़ा। तो क्या उसके ऊपर जो है वो टॉर्क लगेगा, अगर उसका प्लेन पैरेलल है, अगर उसका प्लेन पैरेलल है तो उसका जो ये आप इसका एरिया वेक्टर या जो इसका होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो है वो क्या बनेगा 90। जब एंगल 90 बनेगा तो फिर हम टॉर्क जो है वो इसके ऊपर नहीं अमल करेगा, ठीक है। तो चाहे आप डायरेक्ट करंट दे लें, चाहे आप जो भी करंट जो है वो दे लें, वायर जो है वो रोटेट नहीं करेगी, और उसकी बेसिक रीज़न क्या होगी कि एंगल जो है वो क्या है 90 है। उसके बाद है वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। तो सबसे पहले एमीटर एक्चुअली करता क्या है कि एमीटर किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है, तो इसकी रेजिस्टेंस हमने लो रखनी है। इसको हम सर्किट में लगाते कैसे हैं, हम इसको सर्किट में सीरीज़ में जो है वो हम इसको लगाते हैं, यानी कोई भी ऐसे, यानी ये बैटरी दी हुई है तो हम इसको ऐसे इधर सीरीज़ में जो है वो हम इसको लगा सकते हैं, आगे कोई भी रेजिस्टेंस है इस तरह हमने सीरीज़ में इसको लगाना होता है, और इसने रेजिस्टेंस इसकी अपनी लो होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्यों, एक्चुअली ये करंट को मेजर करेगा, तो अगर इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी तो फिर ये प्रॉपर करंट को मेजर तो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस की निस्बत जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, ताकि इसमें से करंट जो है वो फुल करंट फ्लो करे, ठीक है। तो अगर फुल करंट फ्लो नहीं करेगा तो इट मीन्स कि इसकी रेजिस्टेंस होगी तो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये उसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो एक गुड एमीटर या एक अच्छा एमीटर वही होता है कि जो जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो इसलिए इसकी, क्योंकि ये सीरीज़ में लगता है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए। तो वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो यानी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से करंट गुजरना ही नहीं चाहिए। तो वोल्ट मीटर जो है वो, जैसे ये हमारे पास बैटरी है और ये वाला जो है, तो वोल्ट मीटर जो है वो किसी भी सर्किट में ऐसे पैरेलल में जो है वो आप लगा सकते हैं। ये आप रेजिस्टेंस समझ लें, पैरेलल में हम लगाते हैं। तो पैरेलल में लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें से करंट जो है वो ना गुजरे। जब इसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। हाई होगी तो ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा और सारे का सारा पोटेंशियल जो है वो मेजर करेगा। अगर जो है वो आप ये कह लें कि यानी इसमें से करंट जो है वो, इसकी अपनी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, हाई अगर हम नहीं रखते बहुत ज़्यादा सर्किट की निस्बत, तो इसमें से करंट पास करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस या जो बैटरी के अगेंस्ट जो पोटेंशियल होगा या उस दोनों एंड पे जहाँ पे हमने इसको अटैच किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस को, ये एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकेगा। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस
जब ये जो वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई हो। तो इसलिए एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होती है। तो इसीलिए वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है।